जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। जैसे कि मेरे लाइव आने का मेन मोटिव होता है परिवारों को बचाना और परिवारों को बसाना। कुछ लोग होंगे जो अभी कहेंगे कि इसको जो है सुबह सुबह इस तरह के टॉपिक्स मिलते हैं, इस तरह से ये आता है। देखिए क्या होता है, जिसके अंदर जुनून होता है वो सुबह दोपहर शाम रात दिन दोपहर ये सब चीज़ें नहीं देखता। वो ये देखता है कि किस तरह से हम एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन का निर्माण कर सकें जिससे कि परिवारों के लिए भी एक कानून बन सके। मैं हमेशा लाइव आता हूँ, बहुत समय से जिस जगह पर हूँ वहाँ पर नेटवर्क इशू के कारण लाइव नहीं आ पाता हूँ, परंतु जब भी मैं ऐसे नेटवर्क जोन में होता हूँ मैं ज़रूर लाइव आता हूँ। आज मैं प्रवीण समान अधिकार आयोग से लाइव आया हूँ और मैं हमेशा विशाल गौरव समान अधिकार आयोग से ही लाइव आता था, परंतु क्या है कि कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं अब प्रवीण समान अधिकार आयोग से लाइव आ रहा हूँ। और यही एक बात कहूँगा कि अगर कोई चाहता है, आप लोग चाहते हो कि भाई इस समाज में जो गंदगी फैल रही है नाजायज़ संबंधों की, इनलीगल रिलेशनशिप्स की, या कह लीजिए कि पोस्को की, रेप की, यानी ये झूठे केसेस, जितने भी झूठे केसेस हैं इनमें नार्को टेस्ट की, हम लोग हमेशा शुरू से नार्को टेस्ट की डिमांड करते आए हैं। परंतु सचिन गुंजाल जैसे लोग, ठीक है, नंदी चूतिया जो दिल्ली का अपने आप को पुरुषों के हित के लिए कानून बनवाने की बात करता है, ठीक है, सिर्फ एक दिखावा ढोंग जो कर रहे होते हैं, उनके लिए ये एक सबसे बड़ी बात है कि आज तक 22 साल हो चुके हैं, 22 सालों में क्यों नहीं बना पुरुषों के लिए एक भी कानून। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरुषों के लिए संगठन बनाकर बैठे हैं, परंतु जब 497 हटाई गई थी पुरुषों के परिवार को तोड़ने के लिए, तब इन लोगों ने उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया और संस्था बनाकर क्या कहते हैं कि 497 का बहुत सारा विकल्प है। जब ये वीडियो हम लोगों ने कोशिश करी थी उस समय कि हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि पता लगे कि 497 का विकल्प क्या था। ऐसे ज्ञानी जो पुरुष हैं जिन्होंने सिर्फ जो, अब मैं यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जिनके खुद के धर्म में 4-4 शादियाँ करने का प्रावधान हो, अगर वो हमारे देश के पुरुषों के लिए, कोई पुरुष के लिए कानून बनवाने की कोशिश करेंगे तो कैसा कानून बनवाने की कोशिश करेंगे वो खुद ही आप लोग समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो वही चाहेंगे ना कि जैसा हम 4 बीवियाँ, 6 बीवियाँ, 7 बीवियाँ रख सकते हैं, ऐसे ही हर पुरुष 6 बीवी 7 बीवी रखें। वो तो यही चाहेंगे ना। यानी समाज को किसी ना किसी तरह से सिर्फ बर्बाद करने के लिए ही इन लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया हुआ है। बहुत बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि भाई हम जो चाहते हैं, जो हमारी चाहत है, जो हम चाहते हैं कि भाई ये देश राम के आदर्शों पे चलता है, राम को मानता है। तो राम ने जैसे इस दुनिया में सीता के अलावा किसी से प्रेम नहीं किया, इसी तरह से हर एक इंसान हो। परंतु जो 4-4 बीवियां रखकर बैठे हों, वो लोग अगर इस चीज़ को करेंगे, जिनके धर्म में 4 बीवियां रखने का प्रावधान हो, अगर वो लोग कहेंगे कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए, तो कैसा कानून बनवाएंगे वो आप खुद भी सोच सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक पति एक पत्नी 2 बच्चे सबसे अच्छे। इस दुनिया में एक चीज़ हमें समझ कर रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह से आज कानून नहीं बन पा रहा है, उसका कारण यही है कि जब लोगों को समझाया जाता है, जब लोगों को बताया जाता है कि जागो प्यारे जागो। आज जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ गया हूँ, नेटवर्क जोन में हूँ, तो मुझे लगभग मैं उठ ही जाता हूँ अब 4 बजे इस तरह से। और भगवान से यही एक प्रार्थना है कि जहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ एक जगह ऐसा रूम देख रहा हूँ जहाँ पर मैं रहूँ और 24/7 नेटवर्क हो सके, मिल सके। मैं ऐसी जगह पर रूम देख रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा पॉसिबल उस तरह से फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष निरंतर लाइव आता रहूँगा। ज़रूरत से ज़्यादा ही लाइव आऊँगा, क्योंकि ज़रूरत है आज 12-12, 14-14, 18-18 घंटे की लाइव का, जिससे कि ये पता लगे। जैसे अभी
आप लोगों ने देखा, सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा ही था। उसके बाद आपने अतुल सुभाष का केस देखा, उसके बाद आगरा कांड देखा, उसके बाद मेरठ कांड देखा, उसके बाद डब्बा पैक कांड देखा, उसके बाद कट्टा पैक कांड देखा। यानी कांड बढ़ते जा रहे हैं, कांडों की वैरायटीज बढ़ती जा रही हैं। पहले इंसान ब्रीफ केस में भर के लेके जाता था, फिर आपको जो है वो ड्रम में के अंदर तुम्हारे टुकड़े करके काट के डाल देता और उसके ऊपर सीमेंट डाल के पैक कर देता। ये नया ट्रेंड चला है, ठीक है ना। अब शर्म की बात तो देखिए ये है, सबसे बड़ी शर्म की बात कि अभी ये जो ड्रम कांड चला है, उस ड्रम कांड को लेकर के बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाए। शर्म की बात है कि एक हमारे समाज में एक कुरीति, एक कुकृति फैल रही है, गंद फैलाया जा रहा है, और उस पर ये ब्लॉगर्स, उस पर ये जो टिकटॉक पर कूल्हे मटकाने वाले पुरुष और महिलाएं अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, अपने पेज को जो है पेज से नोटों की अर्निंग करने के चक्कर में किसी के घर का बच्चा चला गया, किसी के परिवार का एक सदस्य चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का मामा, चाचा, फूफा चला गया। इन लोगों को फिर भी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट की लगी हुई है। कहते ना, गिरा हुआ इंसान जो होता है वो यही है। आज अगर को जो कहा जाता है कल युग, काल का जो युग है, ये सही काल का युग है, क्योंकि यहाँ के लोग ही जो है सड़े हुए हैं। इनको दूसरे की तकलीफ में आनंद ढूंढने का, क्या कह सकते हैं, आनंद ढूंढने में ना बड़ा मजा आता है। जब खुद पर वो बीते तब उनको पता लगे। ये जितने भी अभी ये ड्रम वाले ब्लॉगर्स हैं, मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे खुलकर कहता हूं, महादेव, अगर आप इस दुनिया में हो, अगर आप इस समक्ष हो, आप अगर इस संसार में वाकई में आपका अस्तित्व है ना, तो ये जितने ड्रम वाले ब्लॉगर्स हैं, इनके घर में भी ऐसा ही एक कांड हो कि इनकी चाचा, मामा, भाई, बहन उसी ड्रम में डालकर सीमेंट में पैक हो जाने चाहिए। तब इनको पता लगेगा कि इस तरह की चीजें बनाना जो है ना गलत है। किसी के घर का बेटा चला जाता है, किसी के घर का कमाने वाला चला जाता है, किसी के घर में चूल्हा जलाने वाला चला जाता है, और ये लोग उसको एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। इसी तरह से पुरुष आयोग के लोग हैं, ठीक है। जब भी कुछ होता है, मेरठ कांड हुआ, आगरा कांड हुआ, अलीगढ़ कांड हुआ, सुशांत सिंह राजपूत कांड हुआ, अतुल सुभाष कांड, बेंगलुरु कांड हुआ, वाराणसी कांड हुआ, ये सारे कांडों की सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग डालकर, और बस बहुत होता है कैंडल मार्च करके। अरे भैया, कैंडल मार्च कहते ना, भीड़ की आड़ में झुंड, कुत्तों का झुंड कभी आजादी नहीं ला सकता। कुत्तों का, जो कुत्ते होते हैं उनका झुंड कभी आजादी नहीं ला सकता। शेर का झुंड जरूर, परंतु शेर होते कितने हैं, लिमिटेड है, इसलिए शेर लिमिटेड है। अब जैसे कुछ लोग हैं, चाहे वो कोई भी विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, ये हो, वो हो, कोई भी हो, ये संस्था कहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करा लो। मैं तैयार हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं तैयार हूँ कि मैं अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराऊं। परंतु है कोई शेर, है कोई पैदा ऐसा शेर जो मेरी दहाड़ के साथ दहाड़ मिला सके?
अभी मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहता। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, मैं उन्हीं को एक बात बोलूँगा। यहाँ पे छोटी सी बात है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, आपने उस संविधान की जो किताब है, जो संविधान जो एक बुक है, उस बुक के पन्नों को कभी खोलकर देखा आप लोगों ने? देखा? उस संविधान के पन्ने पर भी रामायण और महाभारत के चित्र हैं। उस संविधान के पन्नों पर भी रामायण और महाभारत के चित्र हैं। तो जब आपके बाबा साहब राम और कृष्ण को मानते थे, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? आपके लिए तो बाबा साहब भगवान है। क्योंकि बाबा साहब ने आपको आरक्षण दिया था कितने साल का? 20 साल का, ठीक है। परंतु आज कितने साल हो गए? 70 साल से ऊपर हो। जबकि अब यही बात है ना कि बाबा साहब ने जो लिख दिया, जो अल्पसंख्यक हैं उनको आरक्षण, ठीक है, जो आपकी नीचे ST SC हैं उनको आरक्षण, परंतु लिखा कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, 20 ईयर्स। परंतु आज 75 साल हो गए, उस संविधान में परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं। आरक्षण जैसे का तैसा बना हुआ है। एक कहा जाए, एक समय था जब हमारे हिंदुस्तान ईसाई और मुसलमान एक अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक मतलब समझते हैं? थोड़े से, यानी 100 में से 10। परंतु अगर आज एक जनगणना करी जाए, जनसंख्या की जनगणना करी जाए कि हिंदू कितने, मुसलमान कितने, सिख कितने, ईसाई कितने, तो आज मैं गारंटी लेता हूँ, सिर्फ मैं गारंटी लेता हूँ कि 40% से ज़्यादा मुसलमान हैं हमारे देश में। 40% से ज़्यादा मुसलमान। ईसाई 30% के लगभग ईसाई भी हैं, ठीक है। यानी सिर्फ मुसलमान 40% हैं, बाकी हिंदू, सिख और ईसाई मिलाकर के 60% होते हैं टोटली। यानी अब जब ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुके हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान में ऐसे कई जिले हैं जिनमें आप जाओगे तो मुसलमानों की आबादी को देख करके आप भाव चक्के हो जाओगे, भाव चक्के, यानी अचंभित कि ये क्या है, अकाल्पनिक, ठीक है। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ में आप ये सोच लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 70 लोग मुसलमान हैं। ये हालत है। आप अलीगढ़ में जाइए, पूरा का पूरा गांव मुसलमान का बसा हुआ है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली NCR के बराबर में एक आपका कह लीजिए गाजियाबाद जिला है। उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो मुसलमानों से वो गाजियाबाद घिरा हुआ है। डासना एक जगह है, वहाँ टोटली मुसलमान है। सोचिए, यानी आप हापुड़ की तरफ जाएंगे तो डासना बीच में पड़ता है, डासना से गाजियाबाद को घेर रखा है। फिर इसके बाद लोनी साइड में एक जगह है, वहाँ पर पूरे टोटली वो पूरा मुसलमानों का एरिया है वहाँ। यानी पूरा उसको गाजियाबाद मेन सिटी को मुसलमानों ने एक तरह से पैक कर दिया। ये हालत है। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, परंतु मैं भारत के संविधान की कमियां गिना रहा हूँ ये सब चीजें दिखाकर। और चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो या परिवार के लिए परिवार आयोग बनाने की बात हो, परिवारों के लिए एक ऐसा कानून बनाने की बात हो जिसमें सबके लिए समानता का अधिकार हो, उसके लिए शेर का बच्चा ही अच्छा। कुत्तों के झुंड से ना कल क्रांति आई थी, ना आज आई है, ना कल आएगी।
अगर आज हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ एकमात्र विकल्प है, आइए आवाज़ उठाएं। न्यूज़पेपर की कटिंग को डालकर, न्यूज़पेपर की कटिंग इधर उधर शेयर करने से, या फिर कोर्ट के चक्कर लगाने से, या हम होंगे कामयाब एक दिन करने से, या पुरुष आयोग के संगठन में जुड़कर हल्ला हू करने से, वकीलों की सलाह लेने से नहीं होगा। अगर आपको अपना कानून चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही एक ऐसा माध्यम है जो परिवारों के लिए कानून बना सकता है। और वो कानून तभी बनेगा जब हर इंसान के अंदर एक जुनून होगा। ना सुबह होगी, ना शाम होगी, ना दोपहर होगी, ना रात होगी। जब भी उसको मौका मिले, जब भी वो नेटवर्क जोन में हो, जब भी उसके पास समय हो, बस इस सोशल मीडिया पे आए, हमारी तरह वीडियो बनाए कि हमारे लिए आप। और 68, मैं 68 लॉस कहता हूँ, 68 लॉ हैं महिलाओं के पास। मैं कहता हूँ 68 लॉ और भी दे दीजिए महिलाओं को, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु 68 + 68 लॉस जो हैं उनके, उन सब में एक क्लॉज डाल दीजिए कि महिला जो भी एलिगेशंस लगाएगी सर माथे पर, परंतु उन सब एलिगेशंस में सबसे पहले उस महिला का नार्को टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगी, पोलियोग्राफी होगी, सीबीआई जांच होगी। इस पर स्टैंप लगा दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए ये। अगर ये कंपलसरी होगा तो ही परिवर्तन आएगा। जिस दिन महिलाओं के केस में नार्को टेस्ट को अहमियत दी जाने लगेगी, उस दिन हिंदुस्तान में 70% से ज़्यादा केसेस महिलाएं नहीं करेंगी, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और उनको बचाने के लिए पहले सरकार ने उनकी शक्लें छुपा दी, अब उनके नाम छुपा दिए। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि ये लोग ये कह देंगे कि आप महिलाओं को देख भी नहीं सकते, क्योंकि आज भी ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी ऐसा ही है कि भाई छोटी जो भाई लड़कियां हैं, आजकल तो लड़कियों को आप नहीं भी देखोगे, अगर देख लिया तो भी दिक्कत है, नहीं देखा तो भी दिक्कत है। अभी मेरे पास एक केस आया, 10th क्लास के एक लड़के को पोस्को के केस में अंदर किया गया। तो उसकी माँ ने बोला कि क्वाइड स्कूल में पढ़ता है वो, गर्ल्स बॉयज़ दोनों स्कूल, जिस स्कूल में लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं उस स्कूल में पढ़ता है। तो लड़की जो है लड़के को पसंद करती है। लड़की ने कई बार लड़के को जो है लव लेटर दिया, नंबर मांगने की कोशिश की, सारा सब कुछ एविडेंस पुलिस वालों को दिखाया गया, पर पुलिस वालों ने ये चीज़ नहीं मानी। पुलिस वालों के पास वही एक सवाल था, सॉरी जवाब नहीं कहेंगे इसको, सवाल कहेंगे कि पुलिस वालों के पास एक ही सवाल था कि क्या आपका बेटा सलमान खान है, क्या आपका बेटा शाहरुख खान है, क्या आपका बेटा सनी देओल है, या आपका बेटा अमिताभ बच्चन है। यानी आपका आजकल तो वो क्या कहते हैं, नया ट्रेंड आ गया है पुलिस स्टेशन में। नया ट्रेंड क्या है, पुलिस वाले पूछते हैं क्या आपका बेटा अल्लू अर्जुन है, क्या आपका बेटा प्रभास है। पहले तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान हुआ करता था, अब तो अल्लू अर्जुन और प्रभास भी हो गया। तो ये जो हो रहा है ये ट्रेंड, क्योंकि ये ट्रेंड जो शुरू हो रहा है परिवारों पर, पुरुषों पर, वो पुरुषों के खुद की कमी के कारण हो रहा है, पुरुषों की नपुंसकता के कारण हो रहा है। जब पुरुषों को कहा जाता है कि भैया शोर मचाओ सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे शोर नहीं मचाएगा, सोशल मीडिया पे रिपोर्टर बन जाएगा, न्यूज़पेपर की कटिंग डालेगा, ठीक है, फिर वकीलों के साथ मिल जाएगा,
एनजीओ के साथ मिल जाएगा। वो ये सोचेगा कि एनजीओ और वकील कुछ करेंगे। अरे भैया, एनजीओ, कितनी एनजीओज हैं जिसमें लाखों पुरुष हैं, कितने ऐसे वकील हैं जो आज, अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा, मैं हर बार इस बात को बोलता हूं, आपने देखा होगा 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट बहुत फेमस है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक केस हुआ था, कांड हुआ था, जिसमें एक वकील ने एक पुलिस वाले ने एक वकील को थप्पड़ मार दिया था। तो वकील का जो ईगो था वो हट हो चुका था, ईगो चूर चूर चकनाचूर हो चुका था। तो उस वकील ने क्या किया, बाकी वकीलों को मिलाया, इकट्ठा किया और हिंदुस्तान की सभी न्यायपालिकाओं को बंद करा दिया, सभी कोर्ट को बंद करा दिया। आपको पता है वो किस, तो सभी को याद होगा, बच्चे बच्चे तक को याद होगा। तो जब 30 हजारी कोर्ट में एक वकील को थप्पड़ लगा तो पूरे हिंदुस्तान का कोर्ट बंद कराया गया। परंतु आज यहां पर मैं गारंटी देता हूं 20% वकील अपनी पत्नियों से, अपनी पत्नियों के झूठे केसेस से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कितने ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर और भी कई महकमे के उच्च अधिकारी, उच्च लेवल के बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, बीबी ने डंडा दिया, बीबी ने एलिगेशंस लगाए, वकील बन गए, वकालत करने लग गए। यानी अगर घूम फिर के कहा जाए तो हिंदुस्तान में 20 से 25% वकील, 20% से 25% वकील ही घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, महिलाओं द्वारा झूठे केसों से प्रताड़ित हैं। परंतु जैसे 30 हजारी कोर्ट में एक वकील ने पूरे हिंदुस्तान के कोर्ट को बंद कराया, वैसे ये 20% वकील मिलकर हिंदुस्तान की एक कोर्ट नहीं बंद करा पाते। एक कोर्ट की कार्रवाई बंद करा दें, सिर्फ एक स्टेट के कोर्ट की कार्रवाई बंद करा दें, चाहे वो गुजरात हाई कोर्ट हो, चाहे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, या आप उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो, कोई भी एक कोर्ट, उसको बंद करा दो। वो उसी दिन चलेगी जिस दिन पुरुषों के लिए कानून बनेगा। खाली वो 20% वकील, परंतु वो भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जितने केसेस जब 497 हटाई गई थी, तब इन वकीलों में से एक भी वकील ऐसा नहीं था जिसने इसके हटाए जाने का विरोध किया हो। सब खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब नाजायज संबंध और बढ़ेंगे, अब केसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि अब नाजायज संबंधों को हटा दिया। क्योंकि शादी तो नहीं हटेगी, हमारे समाज में, हमारे देश की सभ्यता में, हमारे देश की संस्कृति में शादी को नहीं हटाया जाएगा, परंतु शादी को धंधा बनाया जाएगा। शादी को हटाया नहीं जाएगा, शादी को धंधा बनाया जाएगा। शादी को धंधा कैसे बनाया जाएगा? पहले शादी होगी, फिर झूठा दहेज का केस होगा, गलती से अगर औरत प्रेग्नेंट हो गई, उसको लड़की हो गई, तो फिर वो उस लड़की, जो छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को आगे खड़ा करके ससुर पर, जेठ पर, देवर पर, हो सकता है कि उसके खुद के बाप पर पोस्को का केस कर दे कि इस छोटी सी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, इसको गलत नजरों से देखा गया, इसको गलत तरीके से टच किया गया। अब वो लड़की क्या बताएगी? माँ जो बोलेगी वही वो बच्ची बोलेगी। तो ये जो आज हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक। परंतु समझना कौन नहीं चाहता? क्योंकि जितने दलाल हैं हमारे बीच में, एनजीओ, वकील, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कानून बदले। और उससे भी ज्यादा गिरे हुए वो सारे पुरुष हैं जो पीड़ित हैं,
कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ये भी जानते हैं कि कोई कानून नहीं है, कोर्ट में सुनवाई नहीं है, और ये वकील और एनजीओज मिलकर सिर्फ पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवारों को लूट रहे हैं। जो काम सही कर रहा है उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि खड़े हो जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए तुम तो मर रहे हो, दूसरे को भी उसी में लेकर के घूम के मर जाते, मार देते हो। कितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं। जब मुझ पर 498 हुआ, डीवी हुआ, तो मैंने ये फाइट शुरू करी। फिर मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त कहा जाता है, मेरे दो क्लोज दोस्त हैं, एक का नाम संदीप है, एक का नाम अनुज है। यहाँ पे तो एक दोस्त, उनमें से दोनों में से एक दोस्त ऐसा है, नाम नहीं बताऊंगा, दो नाम मैंने नाम बता दिए पर उन दोनों में से एक बताया। अब उस बंदे का भी सेम केस हुआ, शादी तय हुई 2018 19 शायद 18 या 19 में ऐसे ही हुई, शादी हुई। शादी होने के चंद महीनों के बाद पता लगा उसकी बीबी का अफेयर किसी और के साथ था। उसने उससे बात करी, बात करके भाग गई। जब भाग गई तो गुमशुदा की, उसके बाप ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई, जबकि मैं कहता रह गया कि नहीं, आप ये लिखाओ कि चोरी करके सामान भाग गई है। नहीं बेटा, मैं घर बसाना चाहता हूँ, मैं घर तोड़ना नहीं चाहता, बेटी लड़की से गलती हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैंने कहा आप पछताओगे। मैंने ऐसे ही कहा, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी था, तो मैंने कहा आप पछताओगे। तो उनका कोई बहुत खासम खास वकील था, कहता देखिए लाला जी, उनको लाला जी बोलता, तो कहता लाला जी मैं आपको बोलूं, देखिए कि अगर आपको घर बसाना है तो आपको लड़की को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको कि लड़की जो है गुम हो गई है, आप गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाओ कि लड़की गुम हो गई है, आप वो ऐसे मार्केट गई थी, ऐसे ऐसे गई थी और वो गुम हो गई। तो ठीक है, उन्होंने ऐसे लिखाया। ढूंढने का मचा, पता लगा तो उसका कोई जीजा उजा कहीं रहता था, मुझे इस समय एग्जैक्टली याद नहीं है बिहार है कहाँ था। तो वो ट्रेन में बैठकर उसके जीजा के घर गई, जो सुनने में आया। जब ये सब चीज़ें छानबीन होनी शुरू हुई, सब कुछ पता लगा, तो अगले दिन वो उसको लेकर उसका जीजा आया, उसका जीजा लेकर आया। वो जीजा के घर गई थी या नहीं गई थी ये कंफर्मेशन में नहीं है, परंतु जीजा लेकर थाने में पहुंचा। थाने में पहुंचने के बाद पैसा जेवर सब गायब थे। जब लड़की को, क्योंकि थाने में जब वो आई तब तो लड़के वाले वहाँ नहीं थे, लड़के वालों को बुलाया गया, तो लड़की को इस तरह से पुलिस वालों ने, महिला थाने ने, महिला अधिकारियों ने, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने, सबने महिला को इस तरह से दिखाया कि महिला की मानसिक हालत खराब है, महिला की मानसिक हालत खराब है, इसलिए उसे कुछ दिन उसके मायके में रहने दिया जाए और उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगी तो वो ससुराल भेज दी जाएगी। लड़की वालों ने भी आश्वासन दिया इस तरह से, और बात वहाँ खत्म हो गई, एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 1 महीना होने को हुआ, तो लड़के वालों ने लड़की वालों को फ़ोन किया। तब क्या पता लगता है कि जी हम तो अपनी लड़की भेजेंगे नहीं, और हमने कोर्ट से आपको नोटिस भेज दिया है, हमारा जो शादी में खर्चा हुआ था वो सारा दहेज का सामान सब कुछ आप हमें वापस दीजिए और हम अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। तो क्या ठीक है, अब आने दो। जब कोर्ट से नोटिस आता है तो 25 लाख की डिमांड होती है कि जी हमारे शादी में 25 लाख का खर्चा हुआ, ये हुआ लड़ा लसन हुआ, ठीक है। उसमें भी ये सोचिए कि लड़की वालों ने तो लड़के को जो दिए होंगे कपड़े, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं दिया। लड़के वालों को, जो लड़के वालों के रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को, यानी जैसे माँ को दिया, लड़के के 4 भाई थे, चारों भाइयों को मिला, बाप को मिला,
मुंह बोली 2 बहनें हैं उनको मिला, बाकी किसी को उन लोगों ने भी मना कर दिया, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जहाँ पर मैरिज हॉल भी लड़के वालों ने बुक किया, खाने का खर्चा भी लड़के वालों ने उठाया कि चलो एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, वो सब चीज़ें दिखाने के बाद कहते 25 लाख का डिमांड किया गया। तब उनके बाप ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बातें, आके मिलो। मैंने कहा आपको तो मैंने पहले बोला था। बेटा मेरे वकील दोस्त ने ऐसा बोला था। तुम्हारे वकील दोस्त ने बोला था तो जवाब करो, अब अपने वकील दोस्त से पूछो कि क्या करना है। तो वकील दोस्त कहते हैं आप घबराइए मत, आपको 25 लाख छोड़िए, आपको एक पैसा नहीं देने दूंगा, ऐसा हालत बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिंदगी बुढ़ी बना दूंगा, कोई देखेगा नहीं, थूकेगा नहीं, मुतेगा नहीं, ये नहीं करेगा। बहुत फेंक रहा था वकील। हम भी सुना, हमने कहा हमारा इंट्रोडक्शन मत देना, हम भी बैठ के सुनेगा कि क्या वकील हम जो है ना उसके कोर्ट के चक्कर लगवा के बुढ़ी बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ठीक भाई, हमने बड़े बड़े वकील देखे जो ये कहते हैं कि हम जो है औरत को कोर्ट के चक्कर लगवाते बुढ़ी कर देगा। कुछ नहीं कर पाता, ना कोई वकील ना कोई एनजीओ, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून ऐसा है, आदमी को तो बुढ़ा कर सकता है, आदमी की तो जिंदगी खराब नर्क बना सकता है, परंतु औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भारत का संविधान जो है औरत के लहंगे में इस तरह से घुस गया है, वो औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। केस होगा औरत पर, परंतु उसे सजा नहीं होगी। ये सबसे बड़ा नियम है हिंदुस्तान के संविधान का। और ये बात जितनी जल्दी पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवार समझ ले उतना ही अच्छा, और नहीं समझेगा तो भैया उसकी मर्जी। हम तो सिर्फ बोल सकता है, हमारा काम है बोलना, हमारा काम है लोगों को जगाना, परंतु जो सो रहा होगा जागेगा तो वही, जो सो रहा होगा जागेगा वही, परंतु जो सोने का ड्रामा कर रहा होगा, जो सोने का नाटक कर रहा होगा, जो सोने का दिखावा कर रहा होगा, उसको तो आप जगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ड्रामा कर रहा है, वो तो ऑलरेडी जगा पड़ा है, परंतु वो सोने का एक ड्रामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि भाई मैं सो रहा हूँ। तो ये जो हो रहा है इसका अंत कब है? जब आप बोलेंगे। इसका अंत कब है? जब आप आवाज उठाएंगे। इसका अंत कब है? जब आप जागेंगे। और जागना खुद से पड़ेगा, कोई आपको जगाएगा नहीं, क्योंकि आप जागे हुए हैं, सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि परिवारों के लिए एक ऐसा संविधान बने, परिवारों के लिए एक ऐसा परिवार आयोग का गठन हो, आप चाहते हैं कि परिवारों में निष्पक्ष जांच हो, तो सबसे बड़ी जांच होती है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी। इन टेस्टों को कंपलसरी करा जाए पारिवारिक न्यायालय में। स्त्री पुरुष के जितने भी केसेस हैं, अगर उनमें नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट को अहमियत देनी शुरू कर दी जाए, तो हमारे देश में जो कहा जाए कि एक क्राइम का रेशो है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर महाभारत, आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत का युद्ध भी एक नारी के कारण ही हुआ था। तो इसको समझने की ज़रूरत है, और जो इसको समझ सकता है मैं उससे ये कहूँगा कि आप लोग भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर अपनी बातों को हमारी तरह रख कर शेरों को इकट्ठा करें। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग सिर्फ अपना बस बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या करते हैं। बार बार मैं बताऊं कि इनका क्या फ़ायदा है। कुत्तों के झुंड में क्या होता है, कुत्तों का झुंड मिलकर भी किसी को डरा नहीं सकता, कुत्तों का झुंड, परंतु अकेला शेर बहुतों को डरा देता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग गुजरात,
समाप्रवीण समान अधिकार आयोग ने मिलकर के निरंतर 2018 से 2024 तक निरंतर फाइट की, तो आईपीसी 497 को संशोधन के साथ वापस लाया गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हर कोई नहाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे पीड़ित पुरुषों के लिए कानून बनाने वाले कि जी हमने जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, हमने यहाँ पत्र लिखा, हमने वहाँ पत्र लिखा। तुमने कहाँ पत्र लिखा, परंतु पत्र अगर कहा जाए तो जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी देख कर कहें कि जी हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा, तो वो पत्र की कॉपी तो होगी कहीं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक ढकोसला ड्रामा है। जो लाइव है वही सब कुछ है, क्योंकि ये लाइव सिर्फ एक आदमी नहीं देखता, पता नहीं है कितने हजार करोड़ लोग देखते हैं इस लाइव को, और देखने के बाद जिनको समझ में आता है वो ठीक है। मैंने बोला ना, दो तरह के लोग हैं हमारे देश में, एक सो रहे हैं और एक सोने का नाटक कर रहे हैं। जो सो रहे हैं उनको तो हम जगा सकते हैं, परंतु जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको हम कभी जगा नहीं सकते। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा सोने का नाटक करने वाले लोग हैं। जो सो रहे हैं वो 0.001% लोग हैं, जिनमें से कुछ जागे, जागकर फिर सो गए, क्योंकि उनको लगता है कि परिवर्तन नहीं आ रहा है। परंतु कहा जाए कि हमारी वीडियोस से बहुत परिवर्तन आया है। इतना परिवर्तन आया है कि बहुत सारे लोग अब एनजीओ और वकील अगर पैसा मांगते हैं तो वो लोग नहीं देते। परंतु वही होता है कि जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं तो कुछ नए लोग जो आज जुड़ रहे हैं, कहते हैं ना इन ऐसे केसेस कम तो हो नहीं रहे, इन केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। तो जो नए मुर्गे होते हैं ना, उनको हलाल किया ही जाता है, तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जो नए मुर्गे हैं अगर उन तक हमारे वीडियोस पहुंच जाएं और उन्हें हमारी बात पहले ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने पहली शादी करी, डाइवोर्स हुआ, फिर दूसरी शादी करी, फिर डाइवोर्स हुआ। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तीसरी शादी करी और वो भी डाइवोर्स पे चल रहे हैं। तो ये जब कहते हैं ना, पहली बार जब ऐसा होता है तो कहते हैं किस्मत की बात है, पर जब दूसरी बार भी वही कांड होता है, तीसरी बार भी वही कांड होता है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये तो कुछ लोचा है। तो पहली बार तो वो वकील और एनजीओ के पास जाते हैं तो लुट चुके होते हैं, दी एंड हो चुका होता है। अब जब दूसरी बार लूटने का तैयारी हो जाती है, जब दूसरी बार लूटने की तैयारी हो चुकी होती है या दूसरी बार लूट लिए जाते हैं, तीसरी बार लूटने की तैयारी होती है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं भाई, सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर या सोशल मीडिया यूट्यूब पर समान अधिकार आयोग परम धाम करके एक पेज है, उस पेज पर या फेसबुक सोशल मीडिया पर विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग या समा प्रवीण समान अधिकार आयोग पर एक ऐसा पेज है जो वाकई में इसके लिए सही से काम कर रहा है और वही इस चीज़ से छुटकारा दिला सकता है। तो आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, बेंगलोर से एक संतोष जी थे, फिर कानपुर उत्तर प्रदेश से एक जीके पांडे जी थे। इनकी सेकंड मैरिज थी, दोनों की सेकंड मैरिज थी। तो उन लोगों को क्या कांड था, यही कांड था। जब 2 बार हो गया, तीसरी बार का जब नंबर आने लगा तो उनको समझ में आ गया नहीं भाई, कुछ गड़बड़ है। तो उस कुछ गड़बड़ को लेकर के उन लोगों ने कुछ समय अपनी आवाज़ उठाई। फिर जीके पांडे को तो उनके क्षेत्र के पुलिस वालों ने कहा, सर अरे फालतू में आप वीडियो बना रहे हो, हम ऐसा लेटर तैयार कर जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है भैया, हमने एक बात जानता है, महिला जब चाहे जहाँ चाहे आपको केस में फंसाकर आपके 12 बजा सकती। जब आप बिना बोले फंस जाते हो तो बोल करके क्या। जब मेरे जैसा आदमी जो एसपी, डीएसपी, डीआईजी किसी से भी मुंह जुबान लड़ाकर बात कर सकता है, दबता नहीं है, जब उसको फंसाने के लिए त्रिया चरित्र रचा जा सकता है तो आम आदमी की क्या हालत होगी, ये तो कल्पना से भी परे है, अकाल्पनिक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस समाज में गंदगी दूर हो
तो आप लोग भी लाइव आएँ, हमारी तरह आवाज़ उठाएं। शेरों का झुंड को इकट्ठा करना है, तभी पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। और वो आवाज़ तभी पहुंच सकती है जब हर एक इंसान हमारी तरह सोशल मीडिया पे लाइव आकर अपनी बातों को बोले। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय शंकर महाराज। फिर नेटवर्क में आऊँगा तो फिर अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँगा, और यही कहूँगा कि भैया बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करें। अपनी या मैं पुराने लोगों को तो नहीं बोलूँगा जो आज 498 ए झेल रहे हैं, जो इस तरह के कहते हैं ना घटिया कानूनों से जूझ रहे हैं, उनको तो मैं कहूँगा नहीं। उनसे तो मैं यही कहूँगा कि जाओ मरो, जाकर के चक्कर काटो कोर्ट कचहरी के, जाओ एनजीओ के चक्कर काटो, जाओ वकीलों के टट्टे चाटो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु जो नया यूथ है, जो आज पढ़ाई कर रहा है, जो आज एजुकेशंस ले रहा है, जो आज अब अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला है, जो वैवाहिक जीवन में बंधने वाला है, जो आज कह लीजिए जो बच्चे, मैं नए यूथ को कहूँगा, मैं यहाँ पे नए यूथ को आह्वान दूंगा कि जो नया यूथ है, जो पढ़ाई लिखाई कर आज नौकरी करने की तादाद में आ चुका है, नौकरी कर रहा है, अब उसको अपनी गृहस्थ जीवन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, उसको मैं यही कहूँगा कि पहले सावधान हो जाएं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस नए उम्र के बच्चों से जो गृहस्थ जीवन में जाने वाले हैं, कि आप लोग सावधान हो जाएं, सावधान होकर ही शादी करें, क्योंकि शादी आज के ज़माने में बिजनेस हो चुकी है। एक ऐसा बिजनेस, शादी करिए और कुछ दिन में आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा और दुनिया भर के झूठे एलिगेशंस लगाकर ससुराल पक्ष से छुटकारा पाएं और उसके बाद मोटी रकम कमाएं। तो ये सब आप लोगों के साथ ना हो, नए यूथ के साथ ना हो, इसलिए आप ज़रूर हमसे जुड़ें। जय शंकर महाराज। और हमारी बातों पे विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि यही बातें अगर आपको समझ में आ गई, मैं ये नहीं कहता कि आप शादी मत करिए, शादी ज़रूर करिए, क्योंकि शादी के बगैर अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आप रेप करेंगे, फिर आप जेल जाएंगे, और अगर आप शादी करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस में जेल जाएंगे। तो क्या है कि कानून में थोड़ी सी परिवर्तन की ज़रूरत है, और वो परिवर्तन जब सब इकट्ठा होंगे तभी होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो उस परिवर्तन को लाने के लिए आवाज़ बने सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय शंकर महाराज।